हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड? ओके, नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम अभिषेक सिंह एंड आई एम योर साइंस मेंटर. यस, साइंस, द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वंडरिंग सब्जेक्ट. सबसे ज़्यादा अच्छा सब लोगों को यही सब्जेक्ट लगता है, इसके लिए मैंने इंटरेस्टिंग बोला. और इसमें हम ऐसी चीज़ें जानते हैं जिसको जानकर चौंक जाते हैं, अरे ऐसा भी हो सकता है, इसके लिए मैंने वंडरिंग बोला. ठीक है, सो द साइंस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वंडरिंग सब्जेक्ट. और वैसे साइंस कोई सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है. साइंस तो एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें हम यूनिवर्स के लॉ पढ़ते हैं. मतलब ऐसे लॉ जिनका, या ऐसे चीज़ें पढ़ते हैं जिनका कहीं ना कहीं फैक्ट होता ही होता है. अगर फैक्ट नहीं रहा उस चीज़ का, अगर हम उस चीज़ को प्रूफ ना कर सके, तो फिर साइंस उसको मानता ही नहीं है. और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है भूत. यस, घोस्ट. क्या ऐसा कोई प्रूफ है? डज एनीबडी हैव एविडेंस ऑफ घोस्ट? नो. सो साइंस डोंट बिलीव ऑन घोस्ट. बट हाँ, साइंस एनर्जी पे बिलीव करता है. एनर्जी, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम नहीं देख सकते बट उसका इम्पैक्ट दिखता है, तो उसको हाँ साइंस एनर्जी कहते हैं. ठीक है, तो अभी आप लोगों का आज सबसे पहला लेक्चर मैं ले रहा हूँ, मतलब लाइव सेशन आप लोगों का. तो फिर साइंस थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. साइंस तो डेफिनेशन तो आप लोग लगभग समझ ही गए हो कि इसमें हम क्या होता है क्या नहीं होता है, पर इसके कुछ ब्रांचेज भी होते हैं. मतलब साइंस बोलने के लिए सब्जेक्ट एक है, पर इसमें ब्रांचेज बहुत सारे हैं. बहुत मतलब इनफाइनाइट समझ लो, इनफाइनाइट सब्जेक्ट. बट इनफाइनाइट फील्ड को हम कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई तो कर सकते हैं ना. तो उसको हम बेसिकली 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, या 3 डिवीज़न कर सकते हैं. उसके 3 डिवीज़न इस तरह हैं: एक फिज़िक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी. फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. तो अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं. तो जो नेचुरल फिनोमिना रहेगा, जैसे कि सनराइज, सनसेट, रोटेशन, और फिर कोई मोशन, तो ये सब जो चीज़ें हो गई, हम इसको लेकर आते हैं फिज़िक्स के अंदर. फ़ैन चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये भी फिज़िक्स में आ गया. इसके बाद केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आता है रिएक्शन, समझ लीजिए, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, एटम्स, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब आती है हमारी केमिस्ट्री में. और एक होता है बायोलॉजी, जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं. तो हो गया बायोलॉजी. उसमें भी 2 चीज़ें हो जाती है, बॉटनी, एक जूलॉजी. बॉटनी यानी कि जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और जूलॉजी यानी कि जिसमें हम एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं. वैसे अभी आप लोग तो 6th स्टैंडर्ड में ही हो, तो फिर आराम से लेवल पे समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है. हमें मतलब इस पार्ट को, साइंस सब्जेक्ट को क्लासीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है. बट अब इतने सारे चैप्टर्स हैं हमें, तो कौन सा चैप्टर किस सेक्शन में आता है वो समझने के लिए बस मैंने आप लोगों को इसकी क्लासिफिकेशन बता दिया. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. तो चलो अब आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए फटाफट सब लोग. तो सबसे पहला चैप्टर ही निकालिए. देखो सबसे पहला चैप्टर क्या है आप लोगों का? निकाला सब लोगों ने पहला चैप्टर? हाँ, तो चैप्टर का नाम क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड. तो सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब समझेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज. सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर का मतलब सबको पता रहेगा. द सब्सटेंस विच वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. अब मे बी वो रिन्यूएबल रहे या नॉन रिन्यूएबल रहे, मतलब या तो वो ख़त्म हो सकता है या ना ख़त्म होता है, या उसको हम वापस बना सकते हैं नहीं बना सकते, वो बात की बात है. बट नेचुरल रिसोर्सेज वो होते, द सब्सटेंस विच वी गेट फ्रॉम नेचर इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये बहुत बड़ा ही अमाउंट हम इसको काउंट कर सकते हैं, बहुत बड़ा. जैसे कि अब पेट्रोल डीजल ले लीजिए,
एक ना एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है वो, बट ये भी नेचर से मिलता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज, सन और सन की सनलाइट ये हमें नेचर से मिलता है, उसको हम नहीं बनाते, तो क्या हुआ नेचुरल रिसोर्सेज। पेन, आपकी टेक्स्ट बुक, ये हमने बनाया है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हुआ। लेकिन ये जो आपका बुक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, ये क्या पेपर से बनी हुई? पेपर किससे बनी हुई है? ट्री से। ट्री क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जितने भी मैन मेड रिसोर्सेज हैं या जितने भी मैन मेड सब्सटेंस है, दे ऑल बिलोंग या दे ऑल हैव कॉमन ऑरिजिन एंड दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब सब कहीं ना कहीं आके नेचुरल रिसोर्सेज चीज़ों से ही बने हैं, बट हाँ उसका यूज़ कैसे हम कर रहे हो अलग बात है। आपका मोबाइल, आप जिस मोबाइल पे अभी अपना लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो ये जो मोबाइल है ये तो मैन मेड है, हमने बनाया है, लेकिन इसकी जो सब्सटेंस है, समझो ग्लास, तो ग्लास का जो रॉ मटेरियल है वो तो नेचुरल रहेगा, हाँ ठीक है, उस रॉ मटेरियल से हमने ग्लास फ्रेम कर दिया। आपकी बैटरी में जो कॉपर है, आपके फ़ोन में जो कॉपर है, जो मेटल्स है, वो सब तो नेचुरल है ना, उस सबको हमने इकट्ठा करके इस तरह से उसमें केमिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंजेस हुआ कि जिसके वजह से वो जाकर अभी ह्यूमन मेड हो गया। बट उसके जो रॉ मटेरियल है वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। मतलब जितने भी सब्सटेंस है, कहीं ना कहीं उन सब का ओरिजिन या लेना देना हम बोल सकते हैं, उनकी शुरुआत बोल सकते हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है? नेचुरल रिसोर्सेज से। तो फिलहाल इस चैप्टर में हम 3 बड़े रिसोर्सेज की बात करेंगे, और 3 वो ऐसे बड़े रिसोर्सेज है जिसके बिना एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकता। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव के लिए ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। एक है एयर, एक है वाटर, एक है लैंड। अब आप तीनों को देखिए, क्या आप तीनों में से एक चीज़ के बिना भी आप रह सकते हैं? नहीं। जैसे कि अभी सबसे पहला एयर, तो अगर आपने ऑक्सीजन को इनहेल नहीं किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाला, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपने एक्सहेल नहीं किया, इन शॉर्ट आपने गैसेस का एक्सचेंज नहीं किया, ऑक्सीजन लेकर नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया, तो आपकी हो जाएगी डेथ। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अभी एक बस आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। वाटर, क्या आप बता सकते हो दुनिया में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो वाटर के बिना सर्वाइव कर सकता है? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली नो। कोई ऑर्गेनिज्म कैसे पानी के बिना सर्वाइव कर सकता है? अब चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर, मतलब चाहे बहुत छोटा सा जानवर हो चाहे बहुत बड़ा हो एनिमल, सबको पानी लगता ही है उनके बॉडी शेप के अकॉर्डिंग। अगर कोई छोटा सा है जिसकी साइज छोटी सी है वो कम पानी लेगा। अगर कोई यूनिसेलुलर है, सिर्फ एक सेल वाला है, उसके अंदर भी वाटर का कुछ ना कुछ तो रहता है पार्ट, मतलब वाटर उसको लगता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स पे जिंदा है वो, उसको लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं चाहिए बट लगता ही है। हम ग्लास में, बकेट में या फिर ड्रम में या फिर टैंक में इस तरह का पानी हम यूज़ करते हैं फॉर आवर डेली पर्पसेस एंड फॉर ड्रिंकिंग, बट यूज़ करते हैं क्या? तो आप खुद सोचिए, पानी ना होता क्या आप सर्वाइव कर पाते? नहीं कर पाते। देखो घर में कितने भी कुछ भी हो, पर पानी का आना जाना कितना ज़रूरी काम है। अभी गांव की बात तो नहीं, बट आप रूरल एरिया से बाहर आ जाओ कहीं पर भी, मुंबई ले लीजिए एग्जाम्पल, कोई भी सिटी में चले जाओ, देखो वहाँ पानी आने का टाइम रहता है। लोग पानी के लिए कहीं लाइन लगाते हैं, अगर चौल में हम चले तो पानी की लाइन लगाते हैं, और पानी आता कितना 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा इस तरह से। मतलब पानी की कमी है, उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, बट पानी कितना इंपॉर्टेंट है। लोग अपना काम छोड़कर पानी के लिए लाइन लगाते हैं। अब आप सोचो इतना पानी के लिए कोई लाइन क्यों लगाएगा? बिकॉज पानी इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। और एक प्रोवर्ब भी तो है, वाटर इज लाइफ। अब इसका कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अब समझ आओ पानी कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए अभी आप लोग छोटे हो तो पानी की इंपॉर्टेंस समझो, अब पानी को सेव करते रहा करो, डोंट वेस्ट वाटर, ओके। उसके बाद तीसरी चीज़ है लैंड। अभी लगता है लैंड का क्या इंपॉर्टेंस है, लैंड के में रह लेंगे। आप अभी बैठे कहाँ पर हो? अब लोग सोफे पर, चेयर पर, बेड पर, टेबल पर, नहीं, वो सब टिका हुआ कहाँ पर है? अब लोग फ्लैट पर, मेरे घर पर, मेरे बंगले पर, मेरे रूम पर, जो भी हो, बट वो बना कहाँ पर है? फिर मैं बोलूँ तो आप आ जाओगे लैंड पर। मतलब समझ आइए लैंड कितना इंपॉर्टेंट है। अगर लैंड नहीं होता, ज़मीन नहीं होती, सिर्फ पानी होता, तो आप तो होते ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फिश होती। हाँ, अब फिश के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है लैंड?
तो उस पर भी आता हूँ मैं कैसे, उसके लिए भी लैंड इंपॉर्टेंट है, बट किस तरह से वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता हूँ थोड़ी देर बाद। पर याद रखिए ये तीन के तीनों चीज़ें, एयर, वाटर एंड लैंड, ह्यूमन बीइंग के लिए मतलब अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से एक भी चीज़ अगर नहीं रही तो हम होते ही नहीं, हमारी स्पीसीज होते ही नहीं। मतलब जो ह्यूमन बीइंग की जो स्पीसीज है, ह्यूमन बीइंग जो है उसमें लैंड, एयर, वाटर, ऑल थ्री आर इम्पॉर्टेंट। एक बहुत पुरानी मूवी है जिसका नाम था रोटी कपड़ा और मकान। तो वो कैसा उसको दिखाया है कि बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, पर एक्चुअली वो ना हमारी लाइफ की बेसिक नीड है। मतलब वो रहेगा तो हम अच्छे से गुजारा कर सकेंगे, हम रह सकेंगे, जिंदा रह सकेंगे। लेकिन अगर ये नहीं होता, एयर, लैंड एंड वाटर, तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता, हम ही नहीं होते। समझ पा रहे हो आप लोग? ये एयर, लैंड एंड वाटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ओके, तो चलो अब चैप्टर के बाद थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, मतलब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, उसके नाम को समझाने के लिए आप लोगों को बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो नाम से चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो एक अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए। तो वैसे तो हम एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं करते हैं, सिर्फ टॉपिक्स पर आते हैं, पर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ये हमारे चैप्टर पूरा यहीं से क्लियर हो जाएगा। फिर हमें सिर्फ चैप्टर पे फटाफट गुजरना है, तो इसके लिए हम ये वाली जो ऑब्जर्व है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डू वी सी दी बर्ड्स। तो कहाँ दिखते हैं हम बर्ड्स को? देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? देखो बादलों के बीच में बर्ड्स। और सबको पता है बर्ड्स चिड़िया क्या करती है? उड़ती है। चिड़िया क्या करती है? उड़ती है। तो यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है, तो बर्ड्स कहाँ पर है? आसमान में। ठीक है, बर्ड्स कहाँ पर है? आसमान में। ये पहला हो गया। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे डाइवर्सिटी हम कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। चलो अब दूसरा क्या पूछा है, वेयर इज द काउ ग्रेजिंग। गाय कहाँ पर है? कहाँ पे चारा खा रही है वो? तो ये देखो गाय दिख रहा है, तो ये कहाँ पर है? लैंड पर। ये कहाँ पर है? लैंड पर। देखो बर्ड कहाँ पे था? एयर पे। बर्ड कहाँ पे था? एयर में, मतलब एटमॉस्फेयर में था वो, हवा में था वो। ठीक है, उड़ रहा था। ये कहाँ पर है? जमीन पर। क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, मतलब घास खा रहा है। ठीक है, तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखो, लोकेट द ट्रीज एंड द रोड। लोकेट ट्रीज एंड द रोड। अब इसमें आप लोग ट्री देखो और रोड देखो, दिख रहा है क्या? तो ये देखो ट्री तो दिख ही रहा है। ठीक है, अब रोड दिख रहा है क्या है? ये देखो रोड। ठीक है, तो तीसरा भी हो गया हमारा। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम, हाउ डज इट फ्लो। अब चौथा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हाउ डज द रिवर फ्लो, ये क्वेश्चन याद रखना। उसके पहले क्या है, वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम। तो रिवर कहां से आ रहा है? ध्यान से देखो, माउंटेन के पीछे से आते हुए हमें दिख रहा है। माउंटेन के पीछे से आते हुए हमें दिख रहा है। माउंटेन के पीछे से आते हुए दिख रहा है। ठीक है, और क्या पूछा है, हाउ डज इट फ्लो। तो सबको पता है नदी किस तरह से फ्लो होती है, पर क्यों फ्लो हो रही है? देखो माउंटेन से आ रही है, तो इसलिए उसमें मोशन आ चुका है। पानी जो है कभी भी कहाँ से, अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई एनर्जी नहीं लगी है। जैसे कि हमारी बिल्डिंग में अगर जो पानी रहता है, कैसे चढ़ाते हैं उसको ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक कैसे ले जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ मोटर। तो मोटर में वो एनर्जी आ जाती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो रहती है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फिलहाल एनर्जी आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, बाद में हम पढ़ेंगे, पर एक बात है इसलिए बता दिया मैंने आप लोगों को। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ कैसे फ्लो हो रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है ऊपर की वजह से, नीचे से पानी जा रहा है, ऊपर से आया नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना। अब उसके पास क्या है, वेयर इज द एरोप्लेन। तो एरोप्लेन दिख रहा है क्या सबको? ये देखो, तो एरोप्लेन कहाँ पर है? इन दी एयर। ठीक है, तो अब एरोप्लेन उड़ रहा है। देखो मैंने पहले बोला कि एरोप्लेन उड़ रहा है, मतलब क्या होता है? ये साइंस है। क्या कभी कोई मेटल उड़ सकता है क्या? आप ऐसा आयरन उड़ाओगे, आप पेपर ही फेंकोगे, कितना दूर जाएगा? यहाँ फेंकोगे, रूम के एंड पर जाके गिर जाएगा। पर प्लेन खुद से टेक ऑफ करता है, खुद से टेक ऑफ करता है। सोचो, मतलब खुद उड़ना स्टार्ट करता है, खुद आके बैठता है। कैसे? तो ये सब भी जो साइंस है, जैसे मैंने आप लोगों को मोबाइल का एग्जांपल दिया, तो इसे एरोप्लेन भी ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। मतलब बर्ड्स को देखकर हमने प्लान कर लिया और
बर्ड्स को देख हमने पैन कर दिया और सच में एक मेटल हवा में उड़ाकर दिखा दिया, और कितना कितना फायदा होता है उससे हमें। ठीक है, ये भी हो गया। देखो वेयर आर द फिश इन, अब फिश कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? अब बोलोगे पानी में। यस, फिश कहाँ रहता है? पानी में। मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, एयर लैंड एंड वाटर। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट हुआ, लैंड कैसे इंपॉर्टेंट हुआ फिश के लिए? वो तो वाटर में रहता है, एयर तो उसको मिल ही जाता होगा स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि रेस्पिरेशन तो करता ही हो, सांस लेता है मछली पानी में। फिर वाटर तो इंपॉर्टेंट है चलो उसके लिए, क्योंकि मछली जल की रानी है, तो मतलब जल की रानी मछली और जल ही उसका जीवन है, जल तो उसको चाहिए चाहिए। पर लैंड कैसे इंपॉर्टेंट हुआ? तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, ये जो पानी है, ये जो पानी है ये कहाँ पर है? लैंड के ऊपर ही तो पानी है। ठीक है, अभी हमारी ज़मीन पर पानी नहीं है, हमारा फर्श साफ है, पर जो समुद्र है, ओशियन हो, चाहे रिवर हो, चाहे सी हो, चाहे लेक हो, चाहे पॉन्ड हो, वो सब कहाँ है? लैंड के ऊपर ही तो है। अगर लैंड नहीं होता तो क्या वो स्टेबल हो पाता? नहीं। इसके लिए मैंने बोला लैंड भी इंपॉर्टेंट है फिश के लिए। डायरेक्टली तो नहीं, पर इनडायरेक्टली तो है, पानी तो उस पर ही टिका हुआ है। तो इसके लिए एयर, लैंड एंड वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये भी हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट इज द सेल बोट फ्लोटिंग? सेल बोट दिख रहा है आप लोगों को? देखो ध्यान से, देखो सेल बोट दिख रहा है। तो ये सेल बोट जो है, सेल बोट किस पे फ्लोट कर रहा है? पानी के ऊपर। क्या पानी पे कोई चीज़ इतनी इजीली फ्लो हो सकती है? नहीं, पर उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाया जाता है कि फ्लो होता है। और कोई भी चीज़ पानी पर फ्लो होती है ना, तो एक तो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है डेंसिटी, मतलब वो पानी से हल्का होता है। ठीक है, जैसे इसलिए लकड़ी फ्लोट कर जाती है। सारी लकड़ी फ्लोट नहीं करती, कुछ लकड़ी डूब जाती है, कुछ लकड़ी जिसका हम बोर्ड बनाते हैं फ्लोट कर जाती है, क्योंकि उसका डेंसिटी होता है। और सेकेंड चीज रिस्पॉन्सिबल है उसका स्ट्रक्चर। अभी आप लोग अपने घर में कोई बड़ा कंटेनर लो, बड़ा कंटेनर कोई पतीला ले लो और उसके बाद छोटी सी वाटी रखो खाली, क्या वो डूबेगा उसमें? डज इट विल सिंक? नो, इट विल फ्लो। बट अगर आप लोग कटोरी भर के रखो, पानी से कटोरी भरो, किसी से, चावल से भरो, दाल से भरो, कुछ भी, या पत्थर से भरो, तो कटोरी उसमें डूब जाएगी। कैसे? तो इसका रीजन है डेंसिटी। एक तो डेंसिटी और एक दूसरा मैंने बोला एक डेंसिटी और दूसरा मैंने उसका स्ट्रक्चर। अभी जो मैंने कटोरी का एग्जांपल दिया, आप कटोरी को रिप्लेस करो प्लेट से, ढक्कन, स्टील का ही ढक्कन जिसमें कोई भी सिर्फ एक पतला सा पट्टी जैसा हो, आप उसको रख दो, वो डूब जाएगा। वो क्यों डूब जा रहा है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो प्लेन एकदम, वो बैठ जाएगा उस पर। लेकिन जो कटोरी था उसका कैसा है? स्ट्रक्चर ऐसा है, तो पानी यहाँ पे रहेगा पर पानी अंदर नहीं आ रहा, तो उसके साथ उस पर टिका हुआ रहेगा। तो दोनों चीज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है, बट इसमें मेन रीजन आके डेंसिटी ही हो जाती है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे था कि फ्लोट हो रहा है, कहाँ फ्लोट हो रहा है वो? रिवर पे। पर कैसे फ्लोट हो रहा है? तो उसका रीजन क्या था? वो डेंसिटी की वजह से। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा बनाया हुआ कि फ्लोट होता रहेगा। और ये जो आप लोग देख रहे हो उसमें जो ये सब दिख रहा है, तो ये इसको डिजाइन देते हैं कि किस तरह से मोड़ेगा, कैसे हवा को रोकेगा, कैसे वो जो सेल बोट है, जो नाव रहेगा, वो लड़खड़ाए नहीं पानी में। पानी से हल्का तूफान आया, बोट डूब गया, तो वो सब ना वो इसके लिए है। तो ये पूरा साइंस ही दिखा इसमें। देखो ये एक अच्छी खासी दुनिया है। एक देखो बोट है, प्लेन है, रोड मतलब कार भी तो होगा ही होगा। देखो यहाँ पे कार दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखो कार है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे प्लेन, फिर यहाँ पे कार, फिर यहाँ पे फिश, यहाँ पे काऊ, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ें आ गई, बर्ड यहाँ पे, मतलब पूरा का पूरा साइंस इस डायग्राम में आप समझ सकते हो। इन शॉर्ट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि अब समझो कि हम लोग साइंस हर चीज़ में पता कर सकते हैं, हर चीज़ में साइंस होता ही होता है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो ऑब्जर्वेशन था काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था ये चैप्टर समझने के पहले के लिए। इसके लिए इस पर मैंने इतना टाइम वेस्ट किया। एक्चुअली टाइम वेस्ट नहीं, टाइम यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है। अब बाकी चीज़ें हम इजीली समझ सकते हैं, अब बाकी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया। ठीक है, चलो फिर अब आगे बढ़ो सब लोग। देखो नेचुरल रिसोर्सेज,
तो नेचुरल रिसोर्सेज का मैंने आप लोगों को डेफिनेशन तो पहले ही बता दिया क्या होता है। द सब्सटेंस विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। अब वो रिन्यूएबल भी हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकता है, ठीक है। और फिर वो चीज़ मतलब कहीं लिमिटेड में होगी या अनलिमिटेड में हो सकती है। लिमिटेड इन द सेंस वाटर ले लो, यहाँ प्योर वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ वाटर की बात कर रहा हूँ। वाटर है, धूप हुआ, वाटर वेपर बना, फिर बारिश होगा, फिर नीचे आ जाएगा। मतलब ये जो जो वाटर साइकिल चलता रहेगा, क्या वाटर वेपर क्लाउड रेन अगेन वाटर, मतलब इस प्रोसेस में पानी वापस पानी बन गया। तो ये तो ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब चलो लिमिटेड भी रहेगा, पर इसको हम अनलिमिटेड समझ के चलो। हाँ, जो प्योर वाटर है, जो यूज़ करने वाला पानी है। अब देखो वैसे तो अर्थ पर मैक्सिमम पार्ट वाटर है, लैंड कम है। मैक्सिमम पार्ट वाटर है और लैंड कम है। फिर भी जो वाटर है ना वो सॉल्टी है, सी एंड ओशियन, उसका पानी हम यूज़ नहीं कर सकते। उसका पानी हम यूज़ नहीं कर सकते ना, नहाने, इनफैक्ट नहाने के लिए भी हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो उसमें जो सॉल्ट रहता है ना, उसके वजह से हमारे बॉडी का जो मतलब ऑस्मोसिस हो जाता है। अगर हम ज़्यादा टाइम तक अगर नमक के पानी में हम नहाए तो हमारे बॉडी का जो ऑस्मोसिस हो जाएगा, हमें बॉडी से जो लिक्विड पार्ट है, जो हमारे बॉडी का वाटर है जो H2, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोग बीच पर जाते हैं, नहा लेते हैं उसमें, ठीक है, वो कभी कभार से जाता है, पर उसको हम हमेशा यूज़ नहीं कर सकते। देखो वही लोग जो होते हैं ना, अगर घर पे आने के बाद उनको वापस नहाना पड़ता है, और नहाना चाहिए भी एक्चुअली, क्योंकि सॉल्टी वाटर हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। और इसके अलावा तो मिलियंस ऑफ जर्म्स उसमें रहते हैं, बैक्टीरिया उसमें रहते हैं, माइक्रोब्स में रहते हैं, तो इस बेटर आके नहा लेना चाहिए। वो चीज़ हो गई। दूसरी क्या, सॉल्टी वाटर हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या, सॉल्टी वाटर पीने से प्यास बुझता है? नहीं। अब आप लोग बोलोगे सर नींबू पानी से प्यास बुझता है। देखो नींबू पानी एक अलग चीज़ हो गया, और सॉल्टी वाटर जो है वो अलग चीज़ हो गया। वो पानी हम पीने के लिए यूज़ कर ही नहीं सकते, भले आप उसको प्योरीफाई कर लो, बट अगर उसमें नमक है तो पीने के लिए उससे प्यास बुझेगी नहीं। हम उससे कपड़ा भी नहीं धोते, बल्कि मतलब कपड़ा भी सब उससे कपड़ा भी नहीं धोते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं, बट नहीं करना चाहिए उससे पानी। तो यूज़ करने के लिए हमारे डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए पानी कौन से बचते हैं? जो रिवर वाटर है, जो लेक वाटर है, जो पॉन्ड वाटर है। तो ये सब हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। यही सब वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं, और वो बहुत कम क्वांटिटी में हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सी एंड ओशियंस वाटर। आप लोग इमेजिन कर सकते हो, अभी हमारे पास पानी है तो बहुत अनलिमिटेड है, बट यूज़ करने के लिए लिमिटेशन है। इसके लिए जो गवर्नमेंट हमें पानी देती है ना, हर जगह अनलिमिटेड नहीं देती है। हर जगह अनलिमिटेड, जो हमारे घर में टैंक लगा हुआ है, उसमें हमें स्टोर करके हमें उतना ही यूज़ करना पड़ेगा। इन केस अगर आपके घर में 1000 लीटर का टैंक है, 1000 लीटर, अगर आपके पास ग्राउंड सोर्स नहीं है, आप सिटी में हो, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर आपके घर में 1000 लीटर का टैंक है, तो अगर आपके फैमिली में 5 जन है, तो आपको 5 जन को वो 1000 टैंक की वाटर में से ही 1000 लीटर ऑफ टैंक के वाटर में से ही वो पानी आप लोगों को यूज़ करना है। आप उसके अलावा एक्स्ट्रा पानी नहीं यूज़ कर पाओगे, समझ रहे हो? तो हम उस हिसाब से खुद को एडाप्ट भी कर ही लेते हैं कि हाँ भाई, मुझे नहाने के लिए इतना पानी यूज़ करना है, पीने के लिए इतना करना है, खाना बनाने के लिए इतना करना है, इसके लिए इतना करना है, तो चल जाता है। बट जब कोई पानी नहीं आता, जब पानी की शॉर्टेज होती है, तो हमें पता चलता है कि अरे हाँ, पानी कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखो, रहने पे तो हमें पता ही नहीं चलता। कोई भी चीज़ जब बहुत मिलती है नहीं पता चलता है, जब वो कब होती है ना, तब उसकी कीमत पता जाती है। तो पानी वही एग्जाम्पल हो गया। पानी बहुत है हमारे पास, बट यूज़ करने के लिए पानी कम है, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज इतना हो गया। फिर अब जो नेचुरल रिसोर्सेज में हमने बोला था कि 3 चीज़ पढ़ेंगे। कौन सी 3 चीज़ थी? एयर, वाटर, लैंड। सही बात। तो फिर चलो एयर। तो एयर कहाँ है? सबसे ज़्यादा अबंडेंट एयर कहाँ है? देखो, जो लैंड और वाटर है ना, उसने अर्थ को ही कवर किया हुआ है। कुछ पार्ट लैंड है, बहुत पार्ट वाटर है। कितना है वो उस पर भी आऊँगा मैं, पर फिलहाल ये देखो, अब जो एयर है ना, वो ऐसा अर्थ को नहीं कवर किया है, अर्थ के सरफेस को कवर किया है। जैसे ज़मीन यहाँ, उसके ऊपर एयर, पानी यहाँ, उसके ऊपर एयर, मतलब ओशन के ऊपर एयर, लैंड के ऊपर एयर, इस तरह से। तो एक्चुअली ये जो एयर है ना, वो एक एटमॉस्फेयर फॉर्म करता है। जो एयर है वो पूरा एटमॉस्फेयर फॉर्म करता है, समझ रहे हो? और एयर का इंपॉर्टेंस तो बता ही चुका मैं आप लोगों को। देखो,
air, water and land are the factors important for sustaining the living world on the earth and for fulfilling their basic needs. These are called natural resources. समझ रहे हो तीनों के कितनी इंपॉर्टेंस है? यही तीनों की वजह से द लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेनिंग द लाइफ ऑन द अर्थ. अगर ये तीन चीज नहीं होते तो हम नहीं होते. इसके लिए इन तीनों चीजों को हम नेचुरल रिसोर्सेज बोल सकते हैं. ठीक है. अब फिर आ गया एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर में बताया आप लोगों को जो लैंड या वाटर के ऊपर जो एयर है वही एक हमारा एटमॉस्फेयर हो गया. अगर हम हिंदी में बोलना चाहें तो हम इसको बोलते हैं वातावरण. ठीक है. ये देख लो, मैं बोलता हूँ मैं लैंड और वाटर के इस पे आऊंगा तो देखो वाटर कितना है 71%, लैंड कितना है 29%. बट ये जो वाटर है हम सब इसको यूज नहीं कर सकते इतना. सेवेंटी वन परसेंट में से अगर हम अंदाज़ा लगा के बोला, आगे दिया हुआ ये भी, तो भी इसमें से ना हमारे लिए ना अवेलेबल जो है सिर्फ 2-3% है. सिर्फ 2-3%. अब समझ जाइए आप लोग. अब बोलने के लिए पानी बोलते ना 71%, यूज़ करने के लिए कितना 2 से 3%, तो कितना कम है हमारे पास. ठीक है. चलो और आगे बढ़ते हैं. अभी ये तीन चीज़ों को भी डिटेल में पढ़ना है हमें. तो लेट अस स्टार्ट विद द एयर. एयर का वैसे तो मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज दे चुका हूँ. अब जो एक बार टेक्स्ट बुक में जो पॉइंट दिया है वो, तो हमारे जो एयर हमारा एटमॉस्फेयर में है तो एक्चुअली वो है क्या, वो भी जानना है हमें. तो हम इनहेल क्या करते हैं, किसके सहारे हम जिंदा हैं, तो वो है ऑक्सीजन. चलो ठीक है, ऑक्सीजन होगा. हम एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा. पर क्या सिर्फ यही दो गैस होंगी? इसके अलावा भी तो बहुत सारे गैस हो सकते हैं ना, जिनका फंक्शन हमारे लिए इतना ना हो, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, इस अर्थ के लिए, या फिर ना भी यूज हो तो भी प्रेजेंट तो हो. ऐसे भी तो बहुत सारे गैस होंगे ना. तो उसमें से सबसे टॉप पर आता है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का यूज भी होते हैं. प्लांट जो है उसके लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो सॉइल से नाइट्रोजन गेन करता है, एयर से नाइट्रोजन गेन करता है. मतलब वो नाइट्रोजन के तड़पते रहता है, वो अलग अलग फॉर्म में, कभी नाइट्रिक ऑक्साइड, कभी मतलब इस तरह से अलग अलग करके फॉर्म में नाइट्रोजन का लेते ही रहता है वो. ठीक है. तो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा है. वो कितना है 78%. अभी देखो 100% जो था उसमें से तो हमारा जो लैंड और वाटर का रेशियो बन गया. ठीक है, वो अलग चीज़, वो अर्थ का हो गया. अब ये क्या, ये हम एटमॉस्फेयर का निकाल रहे हैं हम. तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो है 78%. नाइट्रोजन जो है वो है 78%. ठीक है. उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो है 21%. ऑक्सीजन जो है वो है 21%. ठीक है. मतलब 78 ये, 21 ये, तो कितना हो गया, गिनो जरा तुम लोग. 99% तो लगभग इसमें ही हो गया. 99% तो इसमें हो गया. ठीक है. अब देखो उसके बाद आर्गन कितना है 0.9%. 0.9%. तो अब तुम देखो तो काउंट करो इसको, 78 प्लस 21 प्लस 0.9, तो कितना हो गया ये, तो लगभग ही हो गया 99.9%. 99.9%. अब बचा कितना सिर्फ अपने पास 0.1%. 0.1%. तो ये 0.1% में, ये 0.1% में बाकी सारे गैस आती हैं. अब इसमें भी 0.1 में से ना, ये 0.1 में से भी ना कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया है. कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया है. कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.03 होता है. सोचने में बहुत कम ऐसा लगता है कि 0.03 क्या होता है, कुछ भी तो नहीं है. पर फिर भी जहाँ 0.1 की बात करें वहाँ तो 0.03 और कम हो गया. तो बाकी गैसेज जो भी हैं, वो कितनी होती है 0.07%. 0.07. देखो सब चीज़ें याद नहीं हो सकती, बट याद रख लो कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, नाइट्रोजन है. कितना होता है 70%. फिर क्या है ऑक्सीजन, कितना है 21%. फिर क्या है ऑर्गन है, कितना है 0.9 है. फिर उसके बाद क्या बचा कार्बन डाइऑक्साइड, कितना है 0.03. फिर बाकी गैसेज कितनी बची, सबको ऐड करो, 100 से माइनस करो, क्योंकि बात तो हम परसेंटेज में कर रहे हैं. तो कितना हो जाएगा फिर 0.07%. अब देखो कुछ और भी अदर गैसेस हैं. देखो उन लोगों का यूज़ देख लेते हैं फटाफट एक बार. सो एक जेनॉन होता है, तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं, मैं उल्टा कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि बाकी तो हम बात कर चुके थे एक बार.
तो जो जेनॉन है इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो जो हमारे फोटोग्राफी का जो फ्लैश होता है ना, हम उसमें इसको यूज़ करते हैं। फिलहाल ये थोड़ा अलग तरफ जा रहा है तो इस डायरेक्शन में नहीं आ रहा हूँ मैं, बस याद रख लो कि जेनॉन को हम यूज़ करते हैं फोटोग्राफी के फ्लैश में, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टन, तो क्रिप्टन का यूज़ हम करते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब में। फ्लोरेसेंट एक्चुअली एक ये चमकीला पार्टिकल समझ लिया ऐसा, तो उसमें इसको यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर नियॉन, तो नियॉन जो है उसको हम लाइट्स में यूज़ करते हैं, खास करके जो स्ट्रीट लाइट होती है ना अपनी, जो येलो कलर जलती है, तो उसके अंदर ना उसको डालते हैं हम लोग, तो वहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद हीलियम, तो हीलियम जो है ये इसको टेम्परेचर, जब हमें लो टेम्परेचर पर काम करना रहे ना कहीं, तो वहाँ पे हम हीलियम को अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं, खास करके एयरशिप में, ठीक है, मतलब प्लेन्स वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। देन आर्गन, तो अपने घर का जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें आर्गन यूज़ होता है, ठीक है। अब बाकी दो तीन चीज़ें हैं, नाइट्रोजन, ये तो मैं बताया था आप लोगों को, तो प्लांट्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसका एक बड़ा काम ये है प्रोटीन, अमोनिया, मतलब हमारे बॉडी का जो प्रोटीन होता है, जो अमोनिया होता है, ये किसकी वजह से बनता है, ये सब बनता है अमोनिया के वजह से। इसमें अमोनिया ही रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हमारा प्रोटीन इज अ नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। हाँ, वो गैस के फॉर्म में नहीं रहता है, बट वो आता तो वहीं से है ना, इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बता ही दिया अभी, अगर हमें रेस्पिरेशन करना है तो ऑक्सीजन चाहिए, विदाउट ऑक्सीजन वी कांट रेस्पायर, वी विल डेड, ठीक है। उसके बाद हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड काम आता है फोटोसिंथेसिस में प्लांट के लिए। जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो लेता है वो। और इसके अलावा एक इसका और एक इम्पॉर्टेंस है, जब कहीं आग लगती है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए, हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए। तो जो आग बुझाने के लिए हम यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, उसका कंटेंट क्या पता है, कभी सोचा है? कार्बन डाइऑक्साइड ही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग को बुझा देता है। क्यों? अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आ गया तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगा आग बुझ जाएगा। बिकॉज फॉर बर्निंग अ फायर दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। जैसे कि हमें रेस्पायर करने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे आग को, फायर को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो फिर जब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आया तो ऑक्सीजन गया, फटाक से बुझ जाता है वो, ठीक है। तो ये उसके कुछ यूजेस थे गैस इसके, इसको अच्छी तरह से आप लोग गो थ्रू कर लीजिए, सब बाय हार्ट मत करो, सब चीज़ों को बाय हार्ट मत करो, बट एटलीस्ट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का यूजेस तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। नाइट्रोजन ठीक है प्रोटीन में काम आता है, और कहाँ? प्लांट्स के लिए काम आता है। प्लांट उसी की मदद से हेल्प कर खाना बना पाता है अपना, ठीक है, उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन का काम है, सांस लेना है हमें, रेस्पायर करना है, इनहेलेशन में काम आता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ काम आता है? ये कहाँ? तो ये काम आता है फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए, और कहाँ काम आता है? प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में। और अब देखो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, तो आग जलाने के लिए ऑक्सीजन यूज होता है, ये भी रखना। तो कंबशन के लिए ऑक्सीजन यूज होता है, तो एक और यूज याद रख लेना, ठीक है। तो एटलीस्ट ये तीन चीज़ों का यूज याद रखो, ठीक है। ये सब अगर नहीं भी याद रहा तो भी चल जाएगा, हाँ, बट फिर भी थोड़ा समझ के रखो। अच्छा ठीक है, बल्ब में आर्गन यूज़ करते हैं, ठीक है। बाद में वो एयरशिप में क्या यूज़ करते हैं? हीलियम यूज़ करते हैं। कुछ ना कुछ तो इसमें एटलीस्ट याद करो। स्ट्रीट लाइट में क्या यूज़ करते हैं? हाँ ठीक है, नियॉन यूज़ करते हैं हम लोग। फ्लोरेसेंट में क्या करते हैं? सब अगर याद हो सकता है तो, ये कंपलसरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। हाँ, ये फॉर जीके हो गया, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर नॉलेज, फॉर योर एग्जाम। सो प्लीज़ बाय हार्ट दिस, ओके। देखो बहुत सिंपल यूज है, तीन का है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सबको हो गया। सांस लेना ऑक्सीजन, सांस छोड़ना ऑक्सीजन, आग जलना ऑक्सीजन, आग बुझना कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्रोटीन, ठीक है। इतना तो याद कर सकते हो, तो ये चीज़ों को याद कर लो। और फिर इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अभी, वो चला जाता है अपना, अच्छा अभी एयर पे। तो एयर का ही देखो कुछ डायग्राम, देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आप लोगों को। ये डायग्राम, आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है फैक्ट्रियों से, यहाँ पे भी धुआं निकल रहा है गाड़ी से। ये सब क्या प्रूफ कर रहा है? कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, या फिर जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है, वो सारे इनकी वजह से पॉल्यूट होते हैं, इनके वजह से वो गंदे होते हैं, इनकी वजह से वो मैले होते हैं, पॉल्यूट होते हैं। तो ये डायग्राम दिखा रहा है। तो ये तीन चीज़ हमें वही बता रही है, ठीक है। देखो अभी तो एयर पॉल्यूशन एक्चुअली क्या बोला जाता है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन थोड़ा एक बार रीड कर लेना। देखो, जो स्मोक जो एटमॉस्फेयर में मिक्स होते हैं और डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं,
जो स्मोक मतलब यहाँ पे क्या ऑब्वियसली हार्मफुल स्मोक क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, उनका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है या जो उनका कंस्टिट्यूएंट है उसको वो डिस्टर्ब करते हैं, जिसको हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। और इसका रीज़न ये हार्मफुल गैस, अनवांटेड गैस जिसकी हमें ज़रूरत नहीं हो। ठीक है, इसमें से अभी सब चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते पर चीज़ों को मिनिमाइज तो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता रहेगा दिल्ली, तो दिल्ली का जो हमारे सीएम है अभी केजरीवाल सर, तो जो केजरीवाल साहब है उन्होंने एक नया नियम लाया था ऑड एंड इवन। और अगर आप लोग पता रहेगा तो दिल्ली में इंडिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है और वर्ल्ड का भी कभी 1 कभी 2 कभी 3 होते रहता है वो, तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। तो पॉल्यूशन कम करने के लिए, ख़त्म तो नहीं कर सकते, अब ख़त्म पॉल्यूशन करना कोई आसान काम नहीं है, पर कम करने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या करते हैं, ऑड एंड इवन लाते हैं। उसका रूल क्या था कि 1 तारीख को और जिस गाड़ी का नंबर ऑड है वही बाहर निकलेगी, इवन वाली गाड़ी नहीं निकल सकती। अब देखो मंडे है, ठीक है, 1 तारीख मंडे, तो दोनों गाड़ी आनी चाहिए थी, ये भी आती वो भी आता, ये भी ऑफिस आता वो भी ऑफिस आता, अलग अलग गाड़ी से जाते हैं। ठीक है, भले इनको सेम रूट में ना पर अपनी अपनी अलग अलग गाड़ी से आते हैं। अब जब ऑड एंड इवन आ गया तो इसका समझो, इसका नंबर है 1 2 3 4, इसका नंबर है 1 2 5, गाड़ी का नंबर बोल रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल, 1 2 3 4 1 2 3 5। ठीक है, तो ऑड डे है, ये नहीं जा सकता अपनी गाड़ी से, ये जाएगा। ठीक है, फिर जब 2 तारीख हुआ, अब इवन की बारी है, तो ये जा सकता है, ये नहीं जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, आपस में चले जाते हैं कि हाँ भाई 1 तारीख को मैं लेकर जाऊँगा, 2 तारीख को तुम मुझे लेकर जा। तो इससे दोनों काम चल जाता है और गवर्नमेंट का और हम लोगों का यहाँ पे काम निकल जाता है। वो काम क्या है, पॉल्यूशन कम। 2 गाड़ी की जगह 1 गाड़ी गई, 2 गाड़ी की जगह 1 गाड़ी गई। ठीक है, अपना अपना पेट्रोल बच गया, डीजल बच गया। ठीक है, पर इसके कहते हैं पॉल्यूशन भी तो कम हो गया। अगर दोनों गाड़ी आती, दोनों गाड़ी में से ठीक है कम निकलता, ज़्यादा निकलता, पर धुआं निकलता, अपना एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता। अब वो चीज़ रुक गई ना, अब वो चीज़ रुक गई। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला एक्चुअली था वो। तो अब यहाँ पे वो गाड़ी की दिखा मुझे, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस तरह से हमें अपने एटमॉस्फेयर को, हमें एयर को पॉल्यूट होने से रोकना है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली। तो अभी हम फिलहाल स्टूडेंट हैं, तो हम एक दूसरे को समझा सकते हैं और खुद तैयार हो सकते हैं कि ठीक है हाँ मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं पॉल्यूशन नहीं करूँगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक और काफ़ी बेहतरीन गैस है ओजोन गैस या ओजोन लेयर। ठीक है, तो ओजोन गैस का फॉर्मूला याद रख लेना, O3 होता है, ऑक्सीजन O2, ओजोन O3। ये भी बना हुआ ऑक्सीजन एटम से ही है, पर इसमें O3 है। इसकी खासियत क्या है, ये हमारे बॉडी के लिए डायरेक्टली वो हेल्प नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि हमने ओजोन खा लिया तो ये होएगा, हमने ओजोन को इनहेल कर लिया तो ये होगा। ओजोन को हमारा डायरेक्टली कुछ लेना देना ही नहीं है, बट हमारे सर्वाइवल के लिए उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे सर्वाइवल के लिए उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा। मतलब देखो अभी सन है, तो सन में से बहुत सारी रेज आती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। तो ओजोन लेयर उन बुरी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स द बैड यूवी रेज, जिसकी वजह से हम सेफ हैं। नहीं देखो, अगर बैड ओजोन लेयर में अगर नहीं होता, ठीक है, ओजोन लेयर अगर नहीं होता, सन से हार्मफुल यूवी रेज भी आते, हमारे बॉडी में पड़ता, हमारे बॉडी में कैंसर हो जाता, समझो कुछ और रिएक्शन होता जिस वजह से हमें डेथ हो जाती। तो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ओजोन गैस। ठीक है, हाँ ये ओजोन गैस है कहीं बार सब लोग रीड कर लेना ये पैराग्राफ पूरा, तो आप लोगों को इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अब कैसा ओजोन जो है ना वो धीरे धीरे ना मतलब पॉल्यूशन की वजह से पतला होते जा रहा है। मतलब कैसा उसका लेयर था इतना बड़ा, समझो ऐसा उसका लेयर था, धीरे धीरे पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो कैसा ओजोन थोड़ा कम हो जा रहा है। तो ओजोन जैसे ही कम हो जाए तो उसको बढ़ाने का क्या कर सकते हैं हम, पॉल्यूशन कम करें, पॉल्यूशन कम करें उसका लेयर बढ़ेगा अपने आप। तो इसके लिए ओजोन प्रोटेक्शन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को। अब समझ सकते होगे कि ओजोन गैस भी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, एग्रीड, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, एग्रीड, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, एग्रीड, बट ओजोन लेयर भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ इसकी क्वांटिटी इसका परसेंटेज उसमें क्यों नहीं जाता, क्योंकि थोड़ा ऊपर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में चला जाता है, तो इसके लिए इसकी काउंटिंग हमने उसमें नहीं की थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज पूरा का पूरा एयर टॉपिक पढ़ लिया और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लैंड
एंड वाटर पढ़ेंगे। बट आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ अपने डाउट्स आप लोग क्लियर कीजिए, और वो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उस क्वेश्चन को आप लोग अपने डाउट हब पे, अपनी ऐप के डाउट हब पर पूछिए। वहाँ पर मैं या कोई भी हमारी टीम का मेंबर आप लोगों को आंसर देगा उसके लिए। और प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, कुछ भी हो तो प्लीज़ आस्क अस। थैंक यू एंड टेक केयर।